नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास शो ललकार में। मैं आपके साथ आशीष पांडे। इस खास शो में हम बात करते देश दुनिया में मचे बवाल की। ईरान से लेकर अमेरिका तक तनाव बढ़ा हुआ है। दुनिया में एक दो नहीं, कई देशों में तनाव का माहौल है। ऐसे में अब ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध के टकराव ने कई अहम सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिरकार ईरान की स्थिति किसने की? ईरान को जलाने के लिए किसका नाम सामने आया? और कौन है मैडम एम, जिसने खामनेई जैसे नेता को तनाव देने की हिम्मत दिखाई? इस पर आज हम विस्तार से आपको समझाएंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। नए साल की शुरुआत के साथ ही ईरान से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, ईरान इस वक्त जल रहा है। शहर शहर तनाव है, सड़कों पर विरोध है, हिंसा है, आगजनी है और प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग की तस्वीरें दिन रात सामने आ रही हैं। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि ईरान में अब गृह युद्ध जैसी स्थिति नजर आने लगी है। महंगाई के खिलाफ उठी आवाज अब सत्ता को सीधी चुनौती बन चुकी है। यह सिर्फ विरोध नहीं, यह खुला विद्रोह है। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में जो चिंगारी सुलगी थी, आज वो आग कैसा रूप ले चुकी है, जिसके सामने सरकार बेबस और लाचार दिखाई दे रही है। महंगाई से शुरू हुई चिंगारी, सड़कों पर जनता, बैकफुट पर सरकार। در مقابل کسانی که تخریبگرند جمهوری اسلامی کوتاه نخواهد آمد. ईरान में गूंज रहा है बगावत का बिगुल। नए साल की शुरुआत ईरान में हिंसा की आग। तस्वीरें डरावनी है। ما با معترض حرف میزنیم. हिंसक है। टेंशन भरी है। यह हाल है ईरान का। इन दिनों ईरान जल रहा है। शहर शहर तनाव का माहौल है। विरोध प्रदर्शन, हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ और प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग, ये सब कुछ हो रहा है ईरान में दिन रात। ईरान में हालात बिगड़ चुके हैं। गृह युद्ध का हाल देखने को मिल रहा है। सत्ता के खिलाफ सड़कों पर जनता का आक्रोश। स्थिति गृह युद्ध से विश्व युद्ध तक लेकर जा रही है। जहां महंगाई के खिलाफ उठी आवाज अब सत्ता को चुनौती दे रही है। जहां विरोध नहीं, विद्रोह चल रहा है। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में जो चिंगारी सुलगी थी, आज वो आग बन चुकी है। और इस आग के सामने ईरान की सरकार बेबस दिखाई दे रही है। اما با اغتشاشگر حرف زدن فایده ای نداره. اغتشاشگر رو باید به جای خودش نشان. सेना सड़कों पर है, पुलिस मोर्चा संभाले है।
गोलियां चल रही हैं, लेकिन प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं। तेहरान, इस्फहान, करज, मशहद, शिराज, कुम, कोई एक शहर नहीं, पूरा ईरान सुलग रहा है। करज में उग्र भीड़ का तांडव जारी है। मशहद में आगजनी, शिराज में पुलिस और सेना हालात पर काबू पाने में नाकाम। कुंभ में धार्मिक केंद्रों के आसपास भी प्रदर्शन महंगाई से टूट चुके हैं। ईरानी मुद्रा लगातार गिर रही है। बेरोजगार युवाओं का भविष्य निगल रही है। सरकार ने इंटरनेट बंद कर दिया है, लेकिन गुस्से की आवाज बंद नहीं हो सकी। प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चली। अब तक दर्जनों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई ने प्रदर्शनकारियों को देशद्रोही और आतंकवादी करार दिया है। सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। با معترض اما با اغتشاشگر حرف زدن فایده ای نداره. اغتشاشگر رو باید به جای خودش نشان. अमेरिका स्थित ईरानी मानवाधिकार संगठन HRANA के मुताबिक बीते सिर्फ 2 हफ्तों में ईरान के अलग अलग जेलों में कम से कम 52 कैदियों को फांसी दी जा चुकी है। कड़े सुरक्षा इंतजामात, तेज होते प्रदर्शन और अब फांसी की खबरें। क्या ये सिर्फ कानून का पालन है या फिर डर के जरिए सत्ता बचाने की कोशिश? ما با معترض حرف میزنیم، باید حرف بزنن مسئولین با معترض، اما با اغتشاشگر ईरान में जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ अंदरूनी मामला नहीं रहा, बल्कि पूरी दुनिया की नजरों में है। सबसे बड़ा सवाल यही है, जिस देश में ना कोई मजबूत विपक्ष, ना कोई बड़ा नेता, वहां इतना संगठित आंदोलन कैसे? क्या ये सोशल मीडिया की ताकत है? क्या ये भूख और बेरोजगारी की मार है या फिर डर की दीवार टूट चुकी है? अमेरिका लगातार ईरान पर नजर बनाए हुए है। दुनिया देख रही है और ईरान की सरकार सांस रोककर हालात संभालने की कोशिश में है।
در مقابل کسانی که تخریبگرند جمهوری اسلامی کوتاه نخواهد آمد. सवाल सिर्फ ये नहीं कि ईरान में हो क्या रहा, सवाल ये कि क्या ईरान इतिहास के सबसे बड़े मोड़ पर खड़ा है। और क्या ये विरोध एक नई क्रांति की शुरुआत है। ईरान में सड़कों पर जो विद्रोह दिख रहा है उसके चेहरे अब तक साफ नहीं है। कभी किसी का नाम उभरता है तो कभी कोई और पर्दे के पीछे नजर आता है, लेकिन अब एक ऐसा नाम सामने आया जिसके बाद ईरान की सत्ता के सामने एक नई और बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है और इस चुनौती का सामना सीधे सुप्रीम लीडर खामनेई को करना पड़ रहा है। हर कोई जानना चाहता है कि खामनेई के खिलाफ उठ रही इन आवाजों के पीछे आखिर कौन है और कौन वो लेडी है जिसने ईरान से लेकर यूरोप तक हलचल बढ़ा दी है। एक नहीं दो चेहरे, ईरान की सत्ता के दुश्मन। विद्रोह की कमान किसके हाथ? खामेनेई के खिलाफ आवाज, लेकिन चेहरा कौन? هم از لحاظ نظامی هم از لحاظ اطلاعاتی یک شکست غیر قابل ترمیم. ईरान में जो हो रहा है वो दुनिया के लिए एक शो बन गया है। हर दिन ईरान से लेकर अमेरिका तक हलचल देखने को मिल रही है। कई देश टेंशन में हैं क्योंकि डर एक ही है कि कहीं विश्व युद्ध जैसी स्थिति ना पैदा हो सके। दुनिया के कई देशों से अब सवाल उठ रहे हैं कि ये आग कितनी भड़क चुकी है। सवाल ये भी है कि इस आग को हवा कौन दे रहा है। दुनिया के हर आंदोलन में एक बड़ा चेहरा उभर कर निकलता है, लेकिन ईरान के इन विद्रोही प्रदर्शनों में चेहरा साफ नहीं है क्योंकि इसके पीछे कई किरदार सामने आ रहे हैं। कभी रजा पहलवी तो कभी कोई और। लेकिन अब जो नाम सामने आया है उसके बाद ईरान में एक चुनौती खड़ी हो गई है जिसका सामना खामनेई को करना पड़ रहा है।
जी हाँ, हर कोई हैरान है कि खामेनेई के विरोध में आवाज उठाने वाला कौन है। ईरान की सत्ता के खिलाफ इस जंग में अब दो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। पहला नाम है रजा पहलवी, ईरान के आखिरी शाह के बेटे, जो खुलकर खामेनेई के खिलाफ बोलते रहे हैं। लेकिन दूसरा नाम जो वाकई चौंकाने वाला है, जिसे इस विद्रोह का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, वो है मरियम रजावी। मरियम रजावी, ये नाम आपने शायद ही पहले सुना हो, लेकिन ईरान में मरियम रजावी कोई नया नाम नहीं है। एक निर्वासित नेता, एक वामपंथी संगठन की मुखिया और वो चेहरा जिसे ईरान की सत्ता सबसे बड़ा खतरा मानती है। اگر این سوخت رو نتوانیم در داخل کشور تولید کنیم باید دست دراز کنیم طرف آمریکا. मरियम रजावी का नाम जुड़ा है पीपुल्स मुजाहिदीन संगठन से, जिसे MEK यानी मुजाहिदीन एक खालक के नाम से भी जाना जाता है। ये वही संगठन है जिसने इराक ईरान युद्ध के दौरान इराक का साथ दिया था, जिसे ईरान आज भी देशद्रोही संगठन मानता है। इस संगठन की नींव रखी थी मसूद रजावी ने, और मरियम रजावी मसूद रजावी की पत्नी है। हालांकि आज के दौर में MEK को कई लोग निष्क्रिय मानते हैं, लेकिन दावा किया जा रहा है कि मरियम रजावी ने इस संगठन को कभी मरने नहीं दिया। फ्रांस में निर्वासन के बावजूद मरियम रजावी ने यूरोप के कई देशों से MEK का नेटवर्क बनाए रखा। ईरान में ये नाम क्यों खास हो गया है, ये भी जानना आपके लिए बेहद दिलचस्प है। जी हाँ, साल 1993 से मरियम रजावी NCRI यानी नेशनल काउंसिल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ईरान की अध्यक्ष हैं।
यानी ईरान की सरकार के खिलाफ सबसे बड़ा निर्वासित राजनीतिक प्लेटफॉर्म। दावा किया जा रहा है कि ईरान में आज जो आग दिखाई दे रही है, मरियम रजावी ने उसकी नींव कई साल पहले रख दी थी। माना तो ये भी जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल से मदद लेकर धीरे धीरे विद्रोही नेटवर्क को मजबूत किया गया। ईरान के भीतर मौजूद बिखरे हुए विपक्षी गुट, अल्पसंख्यक समुदाय और सत्ता से नाराज तबका, इन सबको मरियम रजावी ने जोड़ने की कोशिश की। यही वजह है कि आज ये आंदोलन किसी एक शहर तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे ईरान में एक साथ भड़कता दिख रहा है और यही आग अब दुनिया में फैल रही है। दावा यह भी है कि एमईके के जरिए विद्रोह की फंडिंग की गई, प्रदर्शनों को दिशा दी गई और सड़कों पर उतरी भीड़ को संगठित किया गया। यानी तस्वीर ये बनती है कि ईरान की सड़कों पर जो जंग दिखाई दे रही है, उसका कंट्रोल रूम यूरोप में है। फ्रांस के पेरिस में बैठकर खामेनेई के सत्ता के खिलाफ एक बड़ी रणनीति तैयार की गई, ऐसा दावा किया जा रहा है। हालांकि ईरान की सरकार इन तमाम आरोपों को विदेशी साजिश बता रही है, लेकिन सवाल अब भी कायम है कि क्या ये विद्रोह वाकई जनता की आवाज है या फिर सरहदों के पार से लड़ी जा रही एक जंग है। ईरान की सड़कों पर जो हो रहा है वो सिर्फ विरोध नहीं, बल्कि सत्ता और साजिश के बीच एक खुला युद्ध बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। ईरान में सरकार खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन अब सिर्फ एक अंदरूनी संकट नहीं रह गए हैं। इन प्रदर्शनों के बीच अब एक और बड़ी आशंका सिर उठाने लगी है। अमेरिकी सैन्य दखल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई बार यह संकेत दे चुके हैं कि ईरान में सत्ता परिवर्तन अमेरिका की रणनीतिक सोच का हिस्सा हो सकता है। दरअसल वॉशिंगटन में ईरान की मौजूदगी, सत्ता को हटाने की मांग कोई नई बात नहीं है। सालों से अमेरिकी सत्ता के गलियारों में ईरान में रेजीम चेंज की बहस चलती रही है और इतिहास गवाह है कि यह पहली बार नहीं होगा जब अमेरिका ने ईरान की राजनीति में दखल दिया हो। ईरान में विरोध के बीच अमेरिका की एंट्री। क्या फिर दोहराया जाएगा 1953? से 2026 तक क्या अमेरिका फिर खेलेगा वही खेल? ईरान में सरकार के खिलाफ सुलगते विरोध प्रदर्शन और अब इनके बीच एक और बड़ी आशंका, अमेरिकी सैन्य कार्रवाई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई मौकों पर यह संकेत दे चुके हैं कि ईरान में सत्ता परिवर्तन अमेरिकी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। दरअसल अमेरिका में ईरान की मौजूदा सत्ता को हटाने की मांग कोई नई बात नहीं है। सालों से वॉशिंगटन में ईरान में रेजीम चेंज की आवाज उठती रही है। और यह पहली बार नहीं होगा
जब अमेरिका ने ईरान की सत्ता में दखल दिया हो। साल था 1953, जब अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर ईरान के लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसादेक को सत्ता से हटा दिया। मोसादेक का कसूर बस इतना था कि उन्होंने ईरान के तेल को विदेशी कंपनियों से छीनकर राष्ट्रीयकरण कर दिया था। इसके बाद जो हुआ वो चौंका देने वाला था। अमेरिका और ब्रिटेन के समर्थन से शाह रजा पहलवी को ईरान की सत्ता सौंपी गई और दुनिया भर में उस समय भी तनाव का माहौल देखने को मिला था। कुछ समय के बाद यानी करीब 2.5 दशक तक अमेरिका समर्थित शाह की सरकार चली। लेकिन जनता का गुस्सा फूट पड़ा और सत्ता सवालों के घेरे में थी। फिर शुरू हुई ईरान में क्रांति की बारी। जी हां, 1979 में जब बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, पश्चिम समर्थक नीति और दमन के खिलाफ लाखों लोग सड़कों पर उतरे थे, तब निशाने पर थे शाह मोहम्मद रजा पहलवी और उस क्रांति की अगुवाई कर रहे थे आयतुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान में राजशाही खत्म हुई और धार्मिक सत्ता की नींव पड़ी। खुमैनी ईरान के पहले सुप्रीम लीडर बने। उसी दौर में उनके करीबी सहयोगी थे अली खामनेई। वो क्रांति में सक्रिय थे, पश्चिम विरोधी विचारधारा के समर्थक थे और सिस्टम के भरोसेमंद चेहरे माने जाते थे। खुमैनी के समर्थन से 1981 में अली खामनेई ईरान के राष्ट्रपति बने। 8 साल तक सत्ता के केंद्र में रहे। 1989 में खुमैनी की मौत के बाद ईरान के सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ, अब सुप्रीम लीडर कौन? संविधान बदल गया, धार्मिक शर्तें ढीली की गई और खामनेई को सुप्रीम लीडर बना दिया गया। आज फिर ईरान में हालात डरावने हैं। 100 से ज्यादा शहरों में प्रदर्शन है। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से जनता त्रस्त है। जिस व्यवस्था ने शाह को हटाया था, आज वही व्यवस्था जनता के निशाने पर है। तब नारा था शाह मुर्दाबाद, आज नारा है खामनेई मुर्दाबाद। इसी बीच एक नाम फिर चर्चा में है, रजा पहलवी। शाह के बेटे निर्वासन में रह रहे पहलवी खुद को जनता की आवाज के तौर पर पेश कर रहे हैं। लोग जरूरी नहीं कि राजशाही चाहते हो। लेकिन मौजूदा धार्मिक शासन से उनका मुंह पूरी तरह टूट चुका है। पहलवी उम्मीद तो है, लेकिन क्या वो समाधान है? ये अब भी बड़ा सवाल है। ईरान की सड़कों पर उठ रहा गुस्सा सिर्फ विरोध नहीं, चेतावनी है। इतिहास गवाही देता है।
जब जनता सड़कों पर उतरती है तो तख्त हिलते हैं। सवाल यही है, क्या इस्लामिक क्रांति की सरकार खुद उसी जन क्रांति की शिकार बनने जा रही है? दुनिया इस वक्त एक बेहद नाजुक दौर से गुजर रही है। कई मोर्चों पर तनाव फैला हुआ है और हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि किसी भी वक्त तीसरे विश्व युद्ध की घंटी बज सकती है। मध्य पूर्व में इजराइल और हमास के बीच छिड़ी जंग थमने का नाम नहीं ले रही। हर दिन नई तबाही, हर दिन बढ़ता तनाव। यूरोप में यूक्रेन और रूस का युद्ध अब भी जारी है, जहां हथियार बोल रहे हैं और कूटनीति बेबस नजर आ रही है। और इसी बीच लैटिन अमेरिका से एक चौंकाने वाली कहानी सामने आई, वेनेजुएला की, जहां अमेरिका ने खुलकर सत्ता परिवर्तन की रणनीति बनाई और पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे एक देश के अंदरूनी हालात वैश्विक राजनीति का मोहरा बन गए हैं। अब सवाल उठता है, क्या अगला निशाना ईरान है? डोनाल्ड ट्रंप का नया टारगेट सेट। अमेरिका ने तैयार किया ईरान के लिए मास्टर प्लान। लेकिन खामनेई की सुरक्षा में कैसे लगेगी सेंध? दुनिया में इस समय कई देशों में टेंशन फैली हुई है। तनाव इस कदर बढ़ा हुआ है कि किसी भी समय तीसरे विश्व युद्ध की घंटी बज सकती है। इजराइल और हमास के बीच छिड़ी जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही। दूसरी तरफ यूक्रेन और रूस की स्थिति, तीसरी तरफ वेनेजुएला में जो अमेरिका ने किया वो चौंका देने वाला था। हाल ही में वेनेजुएला में जो हुआ उससे दुनिया हैरान है, परेशान है। अब ईरान की बारी। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? तो इसके पीछे की वजह है ईरान के सुप्रीम लीडर, जी हां, खामनेई। इतना आसान किरदार नहीं है, बल्कि खामनेई वो शख्स है जो अमेरिका के लिए एक बड़ी टेंशन है। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी। डोनाल्ड ट्रंप का नया टारगेट है खामनेई। लेकिन यह इतना आसान नहीं, क्योंकि ईरान वेनेजुएला की तरह नहीं है और खामनेई मादुरो जैसे नेता नहीं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, यह जानना आपके लिए भी बेहद जरूरी है। वेनेजुएला में अमेरिका ने तख्ता पलट की रणनीति बनाई। सत्ता परिवर्तन खुलकर एजेंडे में रहा, लेकिन ईरान की कहानी बिल्कुल अलग है। यहां सत्ता सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि एक पूरे सिस्टम की है, और इस सिस्टम की धुरी है सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई। और खामनेई तक पहुंचना काफी मुश्किल। ईरान में सत्ता किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि एक पूरे वैचारिक, सैन्य और धार्मिक सिस्टम में बटी हुई है, और इस सिस्टम की धुरी है सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई। खामनेई के पास एक दो नहीं, बल्कि पूरे 6 सुरक्षा कवच है। ऐसे कवच जिन्हें भेदना करीब करीब नामुमकिन माना जाता है। ये 6 कवच है मुस्लिम वर्ल्ड का समर्थन, शिया मुस्लिमों की निष्ठा, ईरान की ताकतवर सेना, खामनेई का अभेद्य सुरक्षा घेरा,
ईरान की भौगोलिक संरचना और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का साथ। खामनेई सिर्फ ईरान के रहबर नहीं, वो खुद को पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में एक वैचारिक ध्रुव के तौर पर स्थापित कर चुके हैं। पश्चिमी दबाव के खिलाफ खामनेई की छवि प्रतिरोध के प्रतीक की है। यही वजह है कि ईरान पर सीधा हमला पूरे इस्लामिक वर्ल्ड को भड़का सकता है। दुनिया भर के शिया मुसलमानों के लिए खामनेई सिर्फ नेता नहीं, धार्मिक मार्गदर्शक है। ईरान, लेबनान, सीरिया, यमन, यूरोप, अफ्रीका और एशिया के बहुत से देशों में हर जगह खामनेई का प्रभाव जमीनी नेटवर्क में बदल चुका है। उन पर हमला सिर्फ ईरान नहीं, पूरे एशिया बेल्ट को सक्रिय कर सकता है। ईरान की सेना और खास तौर पर इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी IRGC, ये कोई पारंपरिक सेना नहीं बल्कि एक वैचारिक फोर्स है। IRGC सीधे सुप्रीम लीडर को जवाबदेह है और खामनेई की सुरक्षा इसके लिए धार्मिक कर्तव्य की तरह है। लेकिन खामनेई की जान की हिफाजत किसी आम फौज के पास नहीं, ये जिम्मेदारी है वली अम्र फोर्स की। IRGC की सबसे खास, सबसे रहस्यमय और सबसे खतरनाक यूनिट वली अम्र का मतलब आदेश देने वाले की सेना। ईरान में इसका मतलब साफ है, सुप्रीम लीडर की सुरक्षा। इस यूनिट की स्थापना 1980 के दशक के मध्य में हुई। आज इसमें करीब 12,000 चुनिंदा जवान हैं। ये जवान सिर्फ हथियारों में नहीं बल्कि साइबर वॉरफेयर, काउंटर इंटेलिजेंस, आंतरिक साजिशों की पहचान और साइलेंट एलिमिनेशन में माहिर है। खतरा बाहर से हो या अंदर से, वली अम्र हर वक्त अलर्ट रहता है। ईरानी मीडिया के मुताबिक 2022 में इस यूनिट के नेतृत्व में बड़ा बदलाव हुआ। ब्रिगेडियर जनरल हसन मशरीफर नए कमांडर बनाए गए। पुराने कमांडर इब्राहिम जब्बारी को सम्मान पूर्वक विदा किया गया। लेकिन इस फोर्स से जुड़ी ज्यादातर जानकारियां आज भी राज में रखी जाती हैं। इसके साथ ईरान की भौगोलिक संरचना खुद एक सुरक्षा कवच है। पहाड़, रेगिस्तान और फैला हुआ इलाका। तेहरान में घुसना सिर्फ सैन्य ऑपरेशन नहीं बल्कि एक लॉजिस्टिक दुस्वप्न है और हर रास्ता, हर मूवमेंट पहले से निगरानी में रहता है। खामनेई सिर्फ ईरान के सर्वोच्च नेता नहीं है, वो खुद को पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में एक वैचारिक ध्रुव के तौर पर स्थापित कर चुके हैं। पश्चिमी दबाव के खिलाफ उनकी छवि प्रतिरोध और चुनौती की रही है और यही वजह है कि ईरान पर सीधा हमला सिर्फ एक देश नहीं, पूरे इस्लामिक वर्ल्ड को भड़का सकता है। और सबसे अहम कवच रूस। व्लादिमीर पुतिन खामनेई के रणनीतिक साझेदार हैं। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस और ईरान और करीब आए। खामनेई पर हमला मतलब रूस को सीधी चुनौती और यही बात पश्चिम को पीछे हटने पर मजबूर करती है। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ स्थिति बनती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा दावा किया है जिसने दुनिया भर की निगाहें तेहरान पर टिका दी। जब ईरान में हिंसा की आग भड़क रही थी, शहर शहर तनाव था और हालात ऐसे बन रहे थे कि किसी भी वक्त भीषण जंग की तस्वीरें सामने आ सकती थी। तभी अचानक एक अप्रत्याशित बयान आया। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान के नेतृत्व ने गिरफ्तार किए गए सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को दी जाने वाली फांसी की सजा रद्द कर दी है। लेकिन ट्रंप का यह बयान अब कई सवाल खड़े कर रहा है। क्या यह सचमुच मानवीय आधार पर लिया गया फैसला है या फिर अमेरिकी दबाव में ईरान को पीछे हटना पड़ा? ईरान में राहत या सिर्फ रणनीति? युद्ध टला
या ट्रंप की नई चाल? शांति की आड़ में अगली तैयारी। ईरान की सड़कों पर जारी विद्रोह, जेलों के भीतर फांसी का डर और अब इस पूरे संकट के बीच अमेरिका की सीधी एंट्री। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा दावा किया है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान ईरान की ओर खींच लिया। ईरान में भड़क रही हिंसा की आग, हर तरफ सिर्फ तनाव और बवाल। हालात ऐसे कि कभी भी भीषण जंग की तस्वीरें सामने आ जाए, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। अब जो हुआ वो भी ट्रंप की नई चाल जैसा दिख रहा है। गिरफ्तार किए गए सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को दी जाने वाली फांसी की सजा रद्द कर दी है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर पोस्ट करते हुए ट्रंप ने लिखा कि वो इस फैसले का बहुत सम्मान करते हैं और इसके लिए उन्होंने ईरान को धन्यवाद दिया। लेकिन ट्रंप का ये बयान अब सवालों के घेरे में आ गया। ट्रंप के मुताबिक ईरानी अधिकारियों ने एक दिन पहले तय की गई फांसी की सजाओं को आखिरी वक्त पर रोक दिया। दावा यह भी है कि करीब 800 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को सामूहिक रूप से फांसी देने की तैयारी थी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच तेहरान को पीछे हटना पड़ा। यह बयान ऐसे वक्त आया जब ईरान पर प्रदर्शनों को कुचलने, हिरासत में हिंसा और मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप तेजी से बढ़ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले ईरान को खुली चेतावनी दे चुके थे कि अगर प्रदर्शनकारियों की हत्याएं जारी रहीं तो अमेरिका दखल देने से पीछे नहीं हटेगा। तो अचानक ऐसा क्यों हुआ कि कुछ ही घंटों में ट्रंप ने यू टर्न लिया? माना तो यह भी जा रहा है जिस मैडम एम ने खामनेई की टेंशन बढ़ा रखी है, उनका भी ईरान में कुछ खास वजूद नहीं रहा। उनके जनादेश नाम मात्र के हैं। वही स्थिति रजा पहलवी की है। ये दोनों वही नाम हैं जिनका खामनेई के खिलाफ ट्रंप से हाथ मिलाने की खबरें सामने आई, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी है। हालांकि ट्रंप ने यह भी कहा कि फिलहाल हत्याएं रुकी हैं और अमेरिका देखो और इंतजार करो की नीति अपना रहा है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लिविट ने साफ कहा कि राष्ट्रपति और उनकी टीम ईरान की स्थिति पर करीब से नजर रखे हुए हैं। राष्ट्रपति के लिए सभी विकल्प खुले। ईरानी शासन को संदेश दे दिया गया है कि अगर हत्याएं जारी रहीं तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। यानी संदेश साफ है, अगर ईरान ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सख्ती दोबारा बढ़ाई तो यह टकराव सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहेगा। ईरान, अमेरिका और पश्चिमी देश तीनों एक बार फिर टकराव के उसी मोड़ पर खड़े हैं जहां से युद्ध की शुरुआत अक्सर होती रही है। इसी बीच ईरान में बिगड़ते हालात को देखते हुए भारत सरकार ने भी अपने नागरिकों को देश छोड़ने की सलाह दी। एक तरफ ईरान के भीतर विद्रोह और दमन, दूसरी तरफ अमेरिका की चेतावनी
और बीच में पूरी दुनिया की निगाह। फांसी रुकना एक राहत जरूर है, लेकिन सवाल अब भी कायम। क्या यह टकराव यहीं थमेगा या फिर ईरान की आग एक बड़े युद्ध की चिंगारी बनेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ।